नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संसदीय क्लासेस समस्तीपुर पे। आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन है भारत के भूगोल का। भारत के भूगोल के पहले चैप्टर को आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत का समान परिचय। भारत के समान परिचय के पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ज्योग्राफी हमको किस तरीके से प्रभावित करने का काम करता है। तो चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींचा गया है 0 डिग्री से, जिसका नाम है भूमध्य रेखा। इसी का अन्य नाम है आपका विषुवत रेखा। भूमध्य यानी कि भू का अर्थ होता है पृथ्वी यानी कि भूमि, और मध्य यानी कि बीच से, यानी कि पृथ्वी के जो बीच से रेखा गुजरा है उसको क्या नाम देंगे, तो भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुव का अर्थ होता है आपका बराबर, यानी कि वैसी रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको क्या कहेंगे, तो विषुवत रेखा कहेंगे। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा खींचा गया है जिसका नाम है आपका कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा खींचा गया है जिसका नाम है आपका मकर रेखा। अब बात ये आ जाता है कि हम कर्क रेखा और मकर रेखा खींचे क्यों हैं। तो इसका मुख्य कारण ये है ना, ये आपका क्या है, तो ये आपका सन है। सन का जो डायरेक्ट रोशनी है ना, उत्तर में आपका कर्क रेखा तक पड़ता है, और दक्षिण में इसका डायरेक्ट रोशनी आपका कहाँ तक जाता है, तो मकर रेखा तक पड़ता है। यही वजह है कि हमने कर्क रेखा और मकर रेखा खींचने का काम किया है। इससे ऊपर इसका जो रोशनी पड़ता है वो तिरछा पड़ता है, डायरेक्ट रोशनी आपका नहीं पड़ता है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि 23.5 डिग्री को काट कर 24 डिग्री कर देते हैं। सूरज को कर्क रेखा से मकर रेखा तक जाने में 6 मंथ का समय लगता है। इधर भी देखेंगे तो सूरज को कर्क रेखा से मकर रेखा तक जाने में 6 मंथ का आपको समय लगता है। तो ये रेखा आपका बीच में है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना मंथ लग जाएगा आपको, तो 3 मंथ का समय लगेगा। और यहाँ से यहाँ तक आने में भी आपको 3 मंथ का समय लगेगा, यानी कि यहाँ पे आपका 3 रेखा हो जाएगा, यहाँ भी आपका 3 रेखा हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 21 जून डेट आपको याद रखना है। 21 जून को जो आपका सूरज कहाँ पे होता है, तो सूरज आपका कर्क रेखा पे होता है। कहाँ पे होता है, कर्क रेखा पे होता है। यही वजह है कि कर्क रेखा पे जितने भी राज्य स्थित है वहाँ पे गर्मी का एहसास आपको ज़्यादा होगा। हमारा बिहार भी क्या है, आपका कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर है, इस वजह से यहाँ भी आपका गर्मी का एहसास थोड़ा सा ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। यहाँ पे जून है ना, तो यहाँ पे कौन सा मंथ रहा होगा, तो यहाँ पे कौन सा मंथ रहा होगा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे मई रहा होगा। यहाँ पे कौन सा मंथ रहा होगा, तो यहाँ पे आपका अप्रैल रहा होगा, और यहाँ पे आपका भूमध्य रेखा पे मार्च रहा होगा। यहाँ बात कर लेते हैं तो यहाँ फरवरी रहा होगा, यहाँ पे आपका जनवरी रहा होगा, और नीचे आपका दिसंबर रहा होगा। इधर बात करते हैं तो कर्क रेखा पे आपका जून है, तो यहाँ पे कौन सा मंथ हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। यहाँ पे आपका अगस्त हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, सितंबर मंथ हो जाएगा 0 डिग्री पे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका अक्टूबर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका नवंबर हो जाएगा, और मकर रेखा पे क्या हो जाएगा, आपका दिसंबर हो जाएगा। तो देखेंगे ना कि आपका सूरज जब आपका दिसंबर में कहाँ पे रहता है, मकर रेखा पे रहता है। कहाँ पे रहता है, मकर रेखा पे रहता है। तो क्या होता है, आपका कर्क रेखा के जितने भी आपका राज्य स्थित है वहाँ पे आपका कड़ाके का ठंड पड़ता है कि नहीं पड़ता है। हमारे बिहार में भी आपको ठंड अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। जैसे जैसे आपका सूरज ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि मार्च में कहाँ आ जाएगा, तो भूमध्य रेखा पे आ जाएगा, वैसे ही क्या होगा, आपका गर्मी का एहसास आपको कर्क रेखा पे देखने को मिलेगा। मई में यहाँ पे आ जाएगा तो आपका गर्मी ज़्यादा पड़ेगा, और जून में कहाँ पे आ जाएगा सूरज, तो जून में आपका आ जाएगा सूरज कर्क रेखा पे, तो ज़्यादा गर्मी आपको पड़ने लगता है। फिर क्या होगा कि सितंबर में आपका सूरज कहाँ चला जाता है, तो सितंबर मंथ में आपका सूरज भूमध्य रेखा पे चला जाता है। इस वजह से क्या हो जाता है, कर्क रेखा पे गर्मी का एहसास थोड़ा सा कम होता है। फिर दिसंबर में देखेंगे
तो आपका सूरज कहाँ आ जाएगा, मकर रेखा पे आ जाएगा। तो ठंड कहाँ पे बढ़ जाएगा आपका, तो कर्क रेखा पे आपको ठंड ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बात यहाँ से समझने का काम करेंगे, अगर आप टॉर्च जलाते हैं तो जहाँ पे टॉर्च जलाते हैं उसके आसपास की भी चीज़ों को आप आसानी से देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। तो सूरज सूरज कितना बड़ा है, सूरज बहुत बड़ा है। तो इस वजह से क्या होता है, अगर भूमध्य रेखा पे होगा तो 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे इसका प्रभाव देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी कि 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे का क्षेत्र क्या हो जाएगा, आपका गर्मा गर्म हो जाएगा। यानी कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि सूरज के जाते वक्त भी आपका भूमध्य रेखा का क्षेत्र आपको क्या होगा, गर्म रहेगा। और सूरज के आते वक्त भी क्या होगा, भूमध्य रेखा का क्षेत्र गर्म रहेगा। यानी कि कुल मिला के आपका भूमध्य रेखा का क्षेत्र आपका सालों भर क्या रहेगा, गर्मा गर्म रहेगा। तो एक बात आप लोग बताने का काम करेंगे कि यहाँ के लोगों का खाद्य फसल क्या होगा, भूमध्य रेखा के वासी का खाद्य फसल क्या होगा। तो यहाँ पे गेहूं का उत्पादन हो पाएगा क्या, तो आप बोलेंगे गेहूं का उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि सालों भर यहाँ पे क्या पड़ रहा है, आपका गर्मी पड़ रहा है। इस वजह से यहाँ पे आपका गेहूं का उत्पादन नहीं हो पाएगा। एक बात आप लोग जानते होंगे कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी पड़ता है उस क्षेत्र में आपको बारिश भी आपका उतना ही होता है। इसका कारण ये है ना कि आपका तापमान की वजह से हवा क्या हो जाता है, आपका हल्का हो जाता है। हल्की हवा क्या होता है, ऊपर उठता है, और ऊपर उठने के साथ आपका ठंडी हवा से क्रिया करता है, संघनन की क्रिया करता है, और वेपोराइजेशन की क्रिया साथ साथ होता है। इस वजह से उस क्षेत्र में आपको बारिश भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो ज़्यादा बारिश होगा तो यहाँ पे किस चीज़ का खेती किया जाएगा, तो चावल का खेती यहाँ पे आसानी से किया जाएगा। और यहाँ पे आपका तालाब और पोखर भर जाएंगे तो मछली का भी उत्पादन यहाँ पे आसानी से आपको हो जाएगा। तो इस क्षेत्र के वासी का मूल खाद्य फसल क्या होगा, तो चावल और मछली होगा। अब बात ये आ जाता है कि भूमध्य रेखा के क्षेत्र में कैसे वन पाए जाएंगे, तो वन कैसे पाए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आपका हमेशा बारिश होते रहता है। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे वन आपका सदाबहार वन देखने को मिलेगा। किस टाइप का वन देखने को मिलेगा, तो सदाबहार वन, यानी कि हमेशा हरा भरा वन आपको देखने को मिलेगा। किस क्षेत्र में, तो भूमध्य रेखा के क्षेत्र में। यानी कि यहाँ पे जैव विविधता कैसा होगा, ज़्यादा नमी की वजह से यहाँ पे तरह तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे उत्पन्न होंगे। इस वजह से इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, तो भूमध्य रेखा के क्षेत्र में आपको जैव विविधता सर्वाधिक देखने को मिलेगा। यानी कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो आपको कहाँ मिलेगा, तो भूमध्य रेखा के क्षेत्र में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब बात ये आ जाता है कि यहाँ के लोग कैसे होंगे, यहाँ का लोग कैसा होगा। तो एक बात आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जहाँ पे तापमान ज़्यादा पड़ता है तो क्या होता है, हमारे शरीर से मेलानिन का उत्पादन ज़्यादा होता है। और ज़्यादा मेलानिन के उत्पादन होने की वजह से क्या होता है ना, कि रंग जो आपका गहरा होता चला जाता है, यानी कि डार्क होते चला जाता है। यानी कि अलकतरा टाइप आपको लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, तो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में। इस क्षेत्र में आपका कौन कौन सा देश स्थित है, तो आप देखेंगे वेस्ट इंडीज हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, केन्या हो गया, युगांडा हो गया, जिम्बाब्वे हो गया। ये सारे देश आपको कहाँ पे हैं, तो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में स्थित हैं। अब हम देख लेते हैं भारत के संदर्भ में। देखिए भारत की जो आपका शुरुआत है कहाँ से माना जाता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत की शुरुआत माना जाता है। ये आपका 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है। तो भारत जो है ना आपका भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री 4 मिनट ही ऊपर है। और यहाँ पे आपका केरल है और इस साइड में आपका तमिलनाडु है। तो इस क्षेत्र में क्या होगा, आपका गर्मी ज़्यादा पड़ेगा। तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगा तो यहाँ के लोगों का खान पान कैसा होगा, तो ठंडा चीज़ खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। कपड़ा या पोशाक कैसा पहनेंगे, तो हल्का पोशाक पहनना ज़्यादा पसंद करेंगे, है कि नहीं। कि जिस तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ से देखेंगे ना 23.5 डिग्री रेखा गुजरा है, यानी कि कर्क रेखा गुजरा हुआ है। तो कर्क रेखा के क्षेत्र में क्या होता है, कर्क रेखा के क्षेत्र में देखेंगे तो आपको यहाँ पे ठीक ठाक बारिश भी हो जाता है, ठीक ठाक आपका गर्मी भी पड़ जाता है। गर्मी हो गया, बारिश हो गया, और ठीक ठाक आपका शीत भी पड़ जाता है।
तो इस वजह से यहाँ पे देखेंगे तो हर एक टाइप के आपका फसल का उत्पादन किया जाता है, यानी कि हर एक टाइप का आपका फसल मिल जाएगा। फसल में गेहूं का भी उत्पादन हो जाता है, चावल का भी उत्पादन हो जाता है, मक्का का भी उत्पादन हो जाता है। और यही वजह है ना कि यहाँ पे टाइप टाइप के जीव जंतु भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे हर एक वेराइटी के, है ना, हर एक वेराइटी के इंसान आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ ज़्यादा लंबे होंगे, कुछ आपका ज़्यादा छोटे होंगे, कोई ज़्यादा काले होंगे, कोई बहुत काले होंगे, कोई बहुत गोरे होंगे, कोई बहुत ज़्यादा आपको नाटे होंगे। तो हर एक टाइप के आपका लोग इस क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाते हैं। किस क्षेत्र में? तो कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों में। फिर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे ना, तो आपको एक बात बताए थे कि सूरज का डायरेक्ट रोशनी कर्क रेखा से मकर रेखा तक ही पड़ता है। सूरज का जो डायरेक्ट रोशनी है कहाँ से कहाँ तक पड़ेगा? तो कर्क रेखा से मकर रेखा तक ही पड़ता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो सूरज का आपका तिरछा रोशनी पड़ेगा। इस वजह से आपको इस क्षेत्र में आपको ठंडी का अनुभव आपको ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपका ज़्यादा ठंड पड़ेगा। तो ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से क्या हो जाता है कि हमारे शरीर से मेलानिन का उत्पादन नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि लोग वहाँ के कैसे होंगे? तो आपका गोरे होंगे। कैसे होंगे? तो गोरे होंगे। इनका खान पान क्या होगा? तो इनका खान पान आपका होगा, मसाला का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, है ना, मांस मछली का सेवन ज़्यादा करेंगे, मदिरा का भी सेवन करेंगे, है कि नहीं? यहाँ के पेड़ पौधे कैसे होंगे? तो यहाँ का पेड़ पौधे आपका इस आकार के होंगे, ताकि यहाँ पे शंकुधारी वन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, ताकि यहाँ पे बर्फ़ पड़े और फिसल के नीचे आ जाए आसानी से। यहाँ का घर कैसा होगा? यानी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के घर, यानी कि ठंडा के प्रदेश का घर कैसा होगा? तो यहाँ का घर आपको इस तरीके का घर रहेगा। बिहार जैसे घर नहीं बनाया जाएगा, ताकि यहाँ से अगर बर्फ़ पड़ता है तो बर्फबारी होता है तो नीचे आ जाए, फिसल के आसानी से नीचे आ जाए। ऐसा ना हो बिहार जैसा अगर घर बनाया जाएगा तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो गया तो रात में तब के लोग वहीं रह गए, है ना। तो इस तरीके से हमने देखने का काम किया कि किस तरीके से ज्योग्राफी हमको प्रभावित करने का काम करता है। कहाँ के लोग कैसे होंगे, उनका रहन सहन, उनका खान पान किस तरीके का होगा, ये डिग्री डिफाइन करता है कि वो कितने डिग्री पे वो लोग निवास कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के हम बात करें तो ज्योग्राफी ने हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने का काम किया। अब हम अगले चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत का सामान्य परिचय। इसमें हम पहले बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से। यानी कि इसमें पहला काम हमारा होगा कि राज्य और राजधानी को जानना, राज्य और राजधानी को जानना। और दूसरा काम होगा 6 स्टेट के माध्यम से, 6 राज्य के माध्यम से हम पूरा भारत का भ्रमण करेंगे। 6 राज्य के माध्यम से पूरा भारत के मैप को ध्यान में रखने का काम करेंगे। देखिए, भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। ये देखिएगा ना, तो ये आपका लद्दाख है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और इसका राजधानी आपका लेह है। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी आपका श्रीनगर है, जो गर्मी का राजधानी है, यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गया। और एक है जम्मू। जम्मू जो आपका है शीतकालीन राजधानी है। ये आपका है हिमाचल प्रदेश और इसका जो राजधानी है आपका शिमला है। ये आपका ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और एक और राजधानी है
धर्मशाला ये आपका शीतकालीन राजधानी है। यहाँ से देखेंगे तो ये आपका पंजाब है और पंजाब की जो राजधानी है, पंजाब की राजधानी आपका चंडीगढ़ है। ये देखेंगे तो ये आपका है हरियाणा और हरियाणा की भी राजधानी आपका है चंडीगढ़। ये आपका दिल्ली है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश, इसकी राजधानी है न्यू दिल्ली। उसके बाद देखते हैं आपका ये है आपका राजस्थान और इसकी राजधानी है आपका जयपुर। ये है आपका गुजरात और इसका राजधानी है गांधीनगर। ये है आपका मध्य प्रदेश और इसका राजधानी है आपका भोपाल। ये है आपका उत्तर प्रदेश और इसका राजधानी है लखनऊ। ये है आपका बिहार, अपना बिहार और इसका राजधानी है आपका पटना। ये है आपका झारखंड और इसका राजधानी है रांची। ये आपका है छत्तीसगढ़ और इसका राजधानी है आपका रायपुर। ये आपका है महाराष्ट्र और इसकी राजधानी है मुंबई। ये है आपका गोवा और इसकी राजधानी है आपका पणजी। ये है आपका कर्नाटक और इसका राजधानी है बेंगलुरु। ये है आपका केरल और इसका राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ये है आपका तेलंगाना और इसका राजधानी है हैदराबाद। ये आपका है आंध्र प्रदेश और इसका राजधानी है अमरावती। ये है आपका ओडिशा और इसका राजधानी है भुवनेश्वर। ये आपका तमिलनाडु है और इसका राजधानी है चेन्नई। ये आपका कोलकाता है, पश्चिम बंगाल है और इसका राजधानी है कोलकाता। ये देखेंगे तो ये आपका सिक्किम है, इसका राजधानी है गंगटोक। ये देखिएगा तो ये आपका है असम है, इसकी राजधानी है दिसपुर। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसका राजधानी है ईटानगर। ये आपका मेघालय है, इसकी राजधानी है शिलोंग। ये आपका है नागालैंड, इसकी राजधानी है कोहिमा। ये है मणिपुर, इसकी राजधानी है इम्फाल। ये है आपका मिजोरम, इसकी राजधानी है आइजोल। और ये वाला भाग आपका है त्रिपुरा, इसकी राजधानी है अगरतला। तो इस तरीके से आपको राजधानी को याद कर लेना है और राज्य को भी याद कर लेना है। ऊपर में आपका है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है आपका ले। यहाँ पे आपका है जम्मू एंड कश्मीर, जिसका राजधानी आपका है श्रीनगर, जो आपका ग्रीष्मकालीन का है। और एक और राजधानी है जम्मू, जो आपका शीतकालीन का है। फिर यहाँ से देखेंगे ना
तो आपका ये हो जाता है पंजाब, और पंजाब की राजधानी क्या है आपका, तो चंडीगढ़ है। फिर ये आपका हरियाणा है, और हरियाणा की राजधानी क्या है आपका, तो हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। ये आपका राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी क्या है आपका, तो जयपुर है। फिर यहाँ से देखेंगे ये आपका गुजरात है, गुजरात की राजधानी क्या है आपका, तो गांधीनगर है। ये आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है आपका, तो मुंबई है। ये आपका गोवा है, और गोवा की राजधानी क्या है आपका, तो पणजी है। ये आपका कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है आपका, तो बेंगलुरु है। ये आपका केरल है, केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम है। ये आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु का राजधानी आपका चेन्नई है। ये आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का राजधानी आपका अमरावती है। ये आपका तेलंगाना है, तेलंगाना का राजधानी आपका हैदराबाद है। ये आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है आपका, तो रायपुर है। ये आपका उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी क्या है आपका, तो भुवनेश्वर है। यहाँ पे आपका झारखंड है, झारखंड की राजधानी रांची है। ये आपका वेस्ट बंगाल है, इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो कोलकाता है। ये आपका अपना बिहार है, बिहार की राजधानी कहाँ पे है, तो आपका पटना है। ये ऊपर में आपका सिक्किम है, और सिक्किम की राजधानी क्या है आपका, तो गंगटोक है। यहाँ पे आपका असम है, और असम की राजधानी आपका दिसपुर है। असम के माथा पे कौन सा राज्य है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, और इसका राजधानी ईटानगर है। यहाँ से देखेंगे तो आपको ये आपका नागालैंड है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ये देखेंगे तो आपका ये है आपका मणिपुर, मणिपुर की राजधानी आपका इम्फाल है। फिर यहाँ देखेंगे तो नीचे में आपका मिजोरम है, मिजोरम की राजधानी आपका आइजोल है। और ये वाला राज्य आपका है, ये वाला राज्य है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगा आपका अगरतला। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, कि 6 स्टेट को यहाँ से पकड़ेंगे, और पूरा का पूरा मैप हम माइंड में करने का कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा ना, कि आपका भारत के भूगोल में आपका पकड़ बहुत अच्छा बन जाएगा। जब तक आपको पूरा मैप ध्यान में नहीं रहेगा, भारत के भूगोल पे आपका पकड़ नहीं बन सकता है। इसलिए यहाँ से कौन राज्य कहाँ पे है, उसका आपको मैपिंग आपके ध्यान में होना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ से हम बात करें, तो ये आपका है कर्नाटक। हम पूछते हैं कि कर्नाटक किसके साथ सीमा साझा करता है, कर्नाटक किन राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो आप बताएंगे ना कि नीचे में दो राज्य है, एक तो केरल है, और दूसरा आपका तमिलनाडु है। नीचे में दो राज्य केरल और तमिलनाडु है। इस साइड से आपका दो राज्य है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएगा। फिर ऊपर में भी दो राज्य है, एक राज्य आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, और दूसरा इधर से हो जाएगा आपका गोवा। तो कर्नाटक कितने राज्य के साथ सीमा साझा किया, तो एक नीचे में दो राज्य आपका हो गया केरल और तमिलनाडु। इधर से हम बात करेंगे तो इधर से आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऊपर से बात करते हैं तो ऊपर से आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, और इधर से हम बात करेंगे तो आपका गोवा हो जाएगा। फिर अगला हम देखते हैं, देखिए कर्नाटक के बारे में हम लिख देते हैं, कर्नाटक सीमा साझा करता है। देखिएगा तो कर्नाटक आपका नीचे में कौन दो राज्य हैं, तो नीचे में आपका है केरल हो गया। फिर देखिएगा यहाँ पे तमिलनाडु है। फिर यहाँ से आप देखिएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इधर से आप देखेंगे तो इधर से हो जाएगा आपका तेलंगाना। ऊपर से आप देखेंगे तो ऊपर से आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो आपका बगल में है गोवा। तो कर्नाटक ना
6 राज्य के साथ आपका सीमा कर्नाटक का लगता है। तो इतना तक हम पहुंच चुके हैं। अब आगे हम देख लेते हैं, यहाँ से छत्तीसगढ़ को पकड़ते हैं। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है उसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ से आपका ये आपका छत्तीसगढ़ है। तो इधर से बात करिएगा तो ये आपका मध्य प्रदेश इसके साथ सीमा साझा करता है, मुंबई भी सीमा साझा करता है, यानी कि महाराष्ट्र भी सीमा साझा करता है। इधर से आपका हो जाएगा तेलंगाना भी इसके साथ सीमा साझा करता है। फिर इधर से देखेंगे तो आपका हो जाएगा उड़ीसा भी इसके साथ सीमा साझा करता है, और यहाँ भी ये भी आपका सीमा साझा करता है। कौन है ये क्षेत्र? तो ये क्षेत्र है आपका आंध्र प्रदेश का। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपका झारखंड भी सीमा साझा करता है इसके साथ, और यूपी भी इसके साथ सीमा साझा करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ 7 राज्य सीमा साझा करते हैं। वो राज्य कौन कौन है तो यहाँ से देखिएगा, तो ऊपर से आप देखने का काम करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका झारखंड, ऊपर में हो जाएगा आपका यूपी, इधर से देखेंगे तो एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, इधर से आप देखेंगे तो इधर से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र एमएच, फिर इधर से आप देखेंगे तो तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। फिर नीचे से देखेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर इधर से देखेंगे तो कौन हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 राज्य के साथ आपका छत्तीसगढ़ सीमा साझा करता है। अब इधर से हम एक राज्य पकड़ लेते हैं, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश किसके साथ सीमा साझा करता है? तो देखेंगे ना, तो मध्य प्रदेश का सीमा लगता है आपका इस साइड से देखेंगे तो आपका किसका सीमा लगता है? तो छत्तीसगढ़ का सीमा लगता है। इस साइड से देखेंगे तो आपका इसका सीमा लगेगा छत्तीसगढ़ के साथ। फिर यहाँ से देखेंगे तो आपका सीमा लगता है किसके साथ? तो आपका उत्तर प्रदेश के साथ। फिर आप इस साइड से देखेंगे तो सीमा लगता है आपका किसके साथ? तो सीमा लगता है आपका राजस्थान के साथ। फिर आप यहाँ से देखेंगे तो सीमा लगता है किसके साथ? तो सीमा लगता है आपका गुजरात के साथ। फिर यहाँ पे देखेंगे तो किसके साथ सीमा लगता है? तो सीमा लगता है महाराष्ट्र के साथ। तो इतने राज्य के साथ इसका सीमा लगता है। कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? छत्तीसगढ़, इधर से हो जाएगा आपका यूपी, इधर से हो जाएगा आपका राजस्थान, उसके बाद इधर से आपका हो जाएगा गुजरात। फिर इधर से देखेंगे तो इधर से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तो इतने के साथ आपका एमपी का सीमा लगता है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ से एक राज्य और पकड़ते हैं, झारखंड। झारखंड का सीमा किसके साथ लगता है उसको भी देख लेते हैं। तो ये आपका झारखंड है, तो इसका सीमा किसके साथ लगता है? तो देखेंगे झारखंड का सीमा यहाँ पे आपका है छत्तीसगढ़ हो गया। इधर से देखेंगे तो आपका किसके साथ लग रहा है? तो यहाँ पे आपका है उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के साथ सीमा लग रहा है। इधर से देखेंगे तो इधर आपका है पश्चिम बंगाल, तो उसके साथ सीमा लग रहा है। इधर देखेंगे तो बिहार है, तो बिहार के साथ सीमा लग रहा है। इधर से देखेंगे तो आप किसके साथ सीमा लग रहा है इसका? तो आपका
उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लग रहा है, तो इतने राज्य के साथ इसका सीमा लगता है। तो झारखंड का आपका किसके साथ हो गया, तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़, उसके बाद आ जाएगा आपका ओडिशा, उसके बाद आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल, उसके बाद इधर हो जाएगा आपका बिहार, उसके बाद इधर से हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। तो इतने के साथ आपका झारखंड का सीमा लगता है। उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद एक राज्य और पकड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश किसके किसके साथ सीमा साझा करता है, तो ऊपर में आपका कौन हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया। उसके बाद देखेंगे इधर से तो कौन हो जाएगा आपका, पंजाब हो जाएगा। इधर से देखेंगे तो आपका हरियाणा हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो आपका यूपी हो जाएगा। इधर से देखेंगे तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। तो इतने के साथ आपका हिमाचल प्रदेश का सीमा लगता है। फिर अब एक राज्य और बच गया, यहाँ से एक राज्य पकड़ते हैं, असम को। देखिए असम, असम का किसके साथ सीमा लगता है, तो यहाँ देखेंगे असम के माथा पे कौन है आपका, तो अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ इसका सीमा लगता है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे असम की गोद में कौन है, तो आपका मेघालय है, तो मेघालय के साथ इसका सीमा लगेगा। इधर से देखेंगे तो आपका नागालैंड है, तो नागालैंड के साथ सीमा लगेगा। इधर से देखेंगे तो आपका ये आपका मणिपुर है, तो मणिपुर के साथ सीमा लगेगा। ये आपका मिजोरम है, तो मिजोरम के साथ इसका सीमा लगेगा। फिर आपका ये पड़ जाता है आपका त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के साथ इसका सीमा लगेगा। तो इतने राज्य के साथ आपका असम का सीमा लगता है। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है आपका भारतीय राज्य में कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्य के साथ सीमा साझा करने का काम करता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तर प्रदेश 8 भारतीय राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। वे निम्न हैं। यहाँ से आप देख लीजिएगा, तो उत्तर प्रदेश का जो सीमा लगता है आपका उत्तराखंड, दूसरा नंबर पे आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो तीसरा नंबर पे आ जाएगा आपका हरियाणा। चौथा नंबर पे आ जाएगा राजस्थान। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। उसके बाद आ जाएगा झारखंड। और आठवां नंबर पे आ जाएगा अपना बिहार। और एक केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश जो इसके साथ सीमा साझा करता है वो है आपका दिल्ली। तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा आपका सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन हो जाएगा? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 8 राज्य के साथ सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि कुल मिला के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करने का काम कौन करता है? तो आपका उत्तर प्रदेश करता है। ये वाला क्षेत्र देखिएगा ना, तो उत्तर प्रदेश का ये जो जिला है इसका नाम है सोनभद्र। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोनभद्र सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जो जिला है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये आपका 4 राज्य के साथ है ना, 4 भारतीय राज्य राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो ये 4 राज्य कौन कौन है तो उसको देख लेते हैं। इधर से देखेंगे तो आपका एमपी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। इधर से देखेंगे आप तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर आपका झारखंड हो जाएगा और उसके बाद आपका हो जाएगा बिहार। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है सोनभद्र, वो 4 भारतीय राज्य के साथ क्या करता है? आपका सीमा साझा करता है। वो राज्य कौन कौन है? तो राज्य है आपका एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। अगला पॉइंट यहाँ से बन जाता है छत्तीसगढ़ और असम 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ और असम कितने राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो आपका जवाब क्या होगा? 7 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। कौन? तो छत्तीसगढ़ और असम। 7 सिस्टर, 7 सिस्टर में कौन राज्य शामिल हैं? तो 7 सिस्टर में आप देखिएगा ना, तो 7 सिस्टर में आपका पूर्वोत्तर के आपका 7 भारतीय राज्य इसमें शामिल हैं। पूर्वोत्तर का 7 भारतीय राज्य इसमें शामिल हैं। वो राज्य कौन कौन है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो देखेंगे ना तो यहाँ से आपको पता चलेगा। यहाँ पे आपका असम है, तो इसमें हो जाएगा असम। असम के माथा पे कौन है आपका? तो अरुणाचल
प्रदेश है। असम की गोद में कौन है आपका? तो मेघालय है। फिर यहाँ से देखेंगे तो नागमणि है ना, नागालैंड। उसके बाद हो जाएगा मणिपुर। उसके बाद हो जाएगा आपका मिजोरम और त्रिपुरा। ये सारे राज्य आपका सेवन सिस्टर में शामिल हैं। ये सब आपका सेवन सिस्टर में शामिल हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं शामिल है, तो नोट करके लिख लेंगे। 7 राज्य को छोड़कर जितने भी राज्य हैं आपका इसमें शामिल नहीं है। लेकिन एक फेमस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपका ऑप्शन में मिलेगा सिक्किम। सिक्किम को भी इसमें दे दिया जाता है ऑप्शन में, ताकि आप गलत कर सके। तो सिक्किम जो आपका है सेवन सिस्टर में, सिक्किम सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। में कितने राज्य शामिल हैं? तो मात्र 7 राज्य ही शामिल है। अब बात यह आ जाता है कि इसको सेवन सिस्टर क्यों कहा जाता है। तो इसके कारण ये है ना कि सेवन सिस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि असम से ही आपका अरुणाचल प्रदेश बना है, असम से ही मेघालय बना है, असम से ही नागालैंड बना है, असम से ही आपका टूटकर मिजोरम बना है। तो एक बात आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि बिहार से टूटकर आपको झारखंड बना, लेकिन वहाँ पे बिहारीपन खत्म हुआ क्या? नहीं ना हो पाया खत्म। तो क्या होता है ना कि यहाँ के लोगों का जो आपका कल्चर जो है, यानी कि संस्कृति हो गया, पहनावा ओढ़ावा हो गया, खान पान हो गया, लगभग एक जैसा है। यही वजह है कि इसको क्या कहते हैं, सेवन सिस्टर कहने का काम करते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि सेवन सिस्टर में कितने राज्य शामिल हैं। तो 7 राज्य शामिल हैं, आपको ध्यान में रखना है। पूर्वोत्तर के 7 राज्य कौन कौन हैं? तो आपका असम हो जाएगा, असम के ऊपर आपका अरुणाचल प्रदेश, असम की गोद में मेघालय, इधर से बात करेंगे तो नागमणि यानी कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आपका सेवन सिस्टर में शामिल है। क्षेत्रफल के आधार पर 4 बड़े राज्य। देखिए सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप बात करिएगा, तो राजस्थान है। राजस्थान है। दूसरा नंबर पे कौन आ जाएगा? तो दूसरा नंबर पे आपका है मध्य प्रदेश। तीसरा नंबर पे कौन है? तो तीसरा नंबर पे आपका है महाराष्ट्र। और चौथा नंबर पे आपका कौन हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। सेकेंड टॉपर कौन हो जाएगा आपका? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। थर्ड टॉपर कौन हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और चौथा नंबर पे कौन आ जाएगा आपका? तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। तो सबसे बड़ा जिला जो है आपका कच्छ का है। कच्छ कहाँ पड़ता है? तो आपका गुजरात में पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो लेह है सेकेंड नंबर पे। लेह आपका लद्दाख में पड़ता है। उसके बाद आ जाता है आपका जैसलमेर है तीसरा नंबर पे। ये आपका कहाँ पड़ता है जगह? तो राजस्थान में पड़ता है। नोट करके यहाँ पे लिख लेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है, जिसका क्षेत्रफल महज 3702 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ से इतनी बातें आ जाता है।
तो हम देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो वर्तमान में है कितना है, तो आपका 8 है। कितना है केंद्र शासित प्रदेश की संख्या वर्तमान में, तो आपका 8 है। बात ये आ जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश हम कहेंगे किसको। तो केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है ना, सीधा नियंत्रण किसका होता है, तो केंद्र सरकार का होता है। यानी कि केंद्र में जिसका सरकार होगा उसी का सीधा नियंत्रण किस पे होगा, आपका केंद्र शासित प्रदेश पे होगा। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन चलाने का जिम्मेदारी राष्ट्रपति को दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास उतना समय नहीं रहता है कि इस काम काज को संभालने का काम कर सके। यही वजह है कि वो आपका नियुक्ति कर देते हैं उपराज्यपाल को। उपराज्यपाल को ही कहीं कहीं आपका प्रशासक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रशासक भी कहा जाता है। तो वही वहाँ का शासन व्यवस्था को चलाने का कार्य करते हैं। उसको क्या कहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे। इसमें आ जाता है आपका लद्दाख, लद्दाख की राजधानी है लेह। जम्मू एंड कश्मीर, इसका राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। इसकी बात देखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है चंडीगढ़, इसका राजधानी हो जाएगा आपका चंडीगढ़ ही। फिर देखेंगे तो दिल्ली, दिल्ली का राजधानी हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। फिर देख लेते हैं यहाँ से तो दादरा नागर हवेली और दमन दीप, जिसका राजधानी है कहाँ पे, तो दमन में है। ठीक है। फिर यहाँ से हम देखने का काम करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इस साइड में, इस साइड में आपका क्या है, तो इस साइड में आपका है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप है यहाँ पे। उसके बाद इधर देखेंगे ना तो इस साइड में आपका है अंडमान निकोबार। इस साइड में आपका है बंगाल की खाड़ी भी स्थित है। और इस साइड में आपका है अरब सागर स्थित। इधर हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का आपका राजधानी है श्री विजयपुरम। अभी चेंज कर दिया गया है, पहले पोर्ट ब्लेयर था। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो इसका राजधानी है कवारत्ती। एक और क्षेत्र बच रहा है आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी का राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो पुदुचेरी ही है। इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं ना तो इसका क्षेत्रफल है 1,68,055 किलोमीटर। जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्रफल है 54,624 किलोमीटर।
चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है 112 किलोमीटर। न्यू दिल्ली का क्षेत्रफल है 1483 किलोमीटर। दादरा नागर हवेली और दमन दीव का क्षेत्रफल है आपका 603 किलोमीटर लगभग। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल मात्र 32 किलोमीटर ही है। अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 8249 किलोमीटर। पुदुचेरी की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है आपका 500 में से 8 कम है, यानी कि 492 किलोमीटर है। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि आपका केंद्र शासित प्रदेश में आपका क्षेत्रफल किसका सबसे बड़ा है। नोट करके लिख लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख। सबसे दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा आपका, तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है, मात्र 32 किलोमीटर ही इसका क्षेत्रफल आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ से एक बात और आप नोट कर लेंगे कि लक्षद्वीप आपका कहाँ पे स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। और अंडमान निकोबार कहाँ पे स्थित है, तो अंडमान निकोबार आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। एक बात और रह गया है, उसको भी नोट करके लिख लेंगे। पुदुचेरी पुदुचेरी जो है आपका 3 राज्य में 4 जगह पर फैला हुआ है। पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है 3 राज्य में 4 जगह पे फैला हुआ है। यहाँ पे बात करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका केरल राज्य में आपका इसका क्षेत्र का नाम है माहे। क्या नाम है मेरे भाई, तो माहे है। दूसरा बात आ जाता है यहाँ से तमिलनाडु के क्षेत्र में बात करेंगे, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में आपका आ जाएगा कराईकल और पुदुचेरी। और आपका आंध्र प्रदेश एपी में इसका क्षेत्र है जिसका नाम है आपका यनम। तो क्वेश्चन बन जाता है कि पुदुचेरी कितने राज्य में फैला हुआ है, तो पुदुचेरी आपका 3 राज्य में 4 जगह पे फैला हुआ है। केरल में इसका क्षेत्र का नाम है माहे। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में आपको कराईकल और पुदुचेरी है। और आंध्र प्रदेश में इसको यनम का क्षेत्र आपका फैला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बहुत अच्छे से जानने का कोशिश किया है। फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।